हमने आज टॉपिक लिया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 सीबीएसई का टॉपिक है ये। तो इसमें हम अराउंड 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सेल्स क्या है? तो सेल्स एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पूरी दुनिया में जो भी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे बना है? तो सेल से बना है। अगर आप छोटे से छोटे बैक्टीरिया से बात करते हैं या बड़े से बड़े एनिमल या बड़े से बड़े अगर ट्री की भी बात करते हैं तो वो सारी चीजें या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनी है? तो सेल से बनी है। तो सेल जो था तो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था 1665 में बाय रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कॉर्क लिया था, यानी कि पेड़ की खाल निकाली थी, और उस छाल में क्या था कि उस छाल में एक्चुअली जो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी कॉर्क है वो किससे बनी है? टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे। तो उनको उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल्स नाम दिया था। तो सेल थ्योरी क्या बोलती है? तो सेल थ्योरी बोलती है कि दुनिया का कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मिनिमम वो 1 सेल से बना रहेगा। 1 सेल से ज्यादा ही रहेंगे बट मिनिमम 1 सेल तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जो भी सेल एग्जिस्ट में आते हैं यानी कि एग्जिस्टेंस में आते हैं वो कहाँ से एक्चुअली डुप्लीकेट होके आते हैं? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डुप्लीकेट होके आते हैं। तो इसको कहते हैं सेल थ्योरी। अगर सेल रेस्पिरेशन की बात करें तो सेल रेस्पिरेशन में जो हमारा प्राइमरी फ्यूल होता है वो होता है शुगर। यानी कि शुगर में भी एक्चुअली जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, उसको क्या करते हैं? उसको हम ब्रेक डाउन करके उससे हम क्या करते हैं? एनर्जी डिराइव करते हैं इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। सेल्यूलर लेवल में हम क्या करते हैं ह्यूमन बींग? तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी जो भी हमें प्रोड्यूस किया है ब्रेक डाउन ग्लूकोज का करके, तो वो जो भी एनर्जी होती है वो हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और वो जो भी एनर्जी हम स्टोर करते हैं वो उसका ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करते हैं उसका, और वही एनर्जी हम एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर करते रहते हैं। और वो स्टोर करने के बाद जब भी जरूरत है बॉडी को तो बॉडी वहां से एनर्जी डिराइव कर लेती है और वहां से हम एनर्जी डिराइव करते हैं। और जो एटीपी होता है, एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी सेल करेंसी है यानी कि जो भी एनर्जी का फॉर्म है वो हमेशा एटीपी के फॉर्म में ही रहेगा। सेल टाइप्स क्या होते हैं? तो सेल टाइप 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल होते हैं कि जो सही से मॉडिफाई नहीं हो गए या डेवलप नहीं हो गए। तो वो प्रिमिटिव सेल होते हैं, सिंपल होते हैं, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो भी उनके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सही से एनक्लोज नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो एक्चुअली जो भी हमारे प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया हो गया या आर्की बैक्टीरिया हो गया, तो ये एक्चुअली एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स है। वो क्या रहते हैं? यूनिसेल्यूलर रहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। तो यूकैरियोटिक यानी मॉडर्न यानी डेवलप सेल अगर कहे तो वो मोर एडवांस होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेल डिफाइंड, उनके पास न्यूक्लियस होता है जो, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज हो जाता है। तो एक्चुअली सेल जो भी सेल है, सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट रहते हैं तो उनको ऑर्गेनेल्स ऐसे कहते हैं। तो ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है एंड गोल्जी एपरेटस आता है। तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है प्लांट है एंड एनिमल है, इवन फंगस भी क्या है। तो अगर हम फंगस की भी बात करें, अगर मान लीजिए ईस्ट अगर छोड़ दिया तो बाकी जो भी फंगस है दुनिया में तो वो सारे क्या है? तो यूकैरियोटिक ये है, यूकैरियोटिक सेल्स है। अगर हम इसकी बात करें सेल स्ट्रक्चर की, तो सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक, तो सेल मेम्ब्रेन होता है उनके पास। तो सेल मेम्ब्रेन का काम रहता है कि सेल के अंदर या बाहर कोई भी मटेरियल छोड़ना है या अंदर लेना है क्या नहीं, तो वो सेल मेम्ब्रेन थ्रू ही आएगा या डिसाइड हो जाएगा कि आएगा क्या नहीं आएगा। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता रहता है। न्यूक्लियस के पास खुद का न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, और वो डीएनए होता है, इवन प्रोटीन भी होता है, एंड रेगुलेट, वो सेल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। एंड जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड रहता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो एक्चुअली जैसे हमारे शरीर में एक्चुअली ब्लड है वैसे ही साइटोप्लाज्म का काम रहता है। तो जो भी हमारे जो ऑर्गेनल्स वगैरह रहते हैं, जो सेल में जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स रहते हैं तो वो किस में डूबे रहते हैं या फ्लोट करते हैं? तो वो फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। तो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, और वो क्या करता है? सभी जो भी ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर जो जो छोटे छोटे पार्ट है वो किसको कंटेन करता है? तो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स को कंटेन करता रहता है।
अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए आपका ऑर्गेनेल है और उसको अगर मान लीजिए बाहर ऐसा आउटर कवरिंग है, तो इसको कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो उसमें पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेल रेस्पिरेशन करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वही एटीपी एनर्जी हमारी सेल या बॉडी यूज करती है फॉर एनी फंक्शनिंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एक्चुअली नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है, एंड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है, उनके पास प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि प्रोटीन एंड लिपिड वो बनाते हैं। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो हिस्सों में टूटा है, दो प्रकार है। एक्चुअली फर्स्ट प्रकार है, उसका टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके पास राइबोसोम नहीं होते हैं, या उनके ऊपर राइबोसोम चिपके नहीं होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके पास क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम क्या करते हैं, तो प्रोटीन बनाते रहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैकेज करता है किस को, प्रोटीन को एंड लिपिड को। इवन कार्बोहाइड्रेट में भी हल्के से अगर चेंजेस लाने हैं, तो यानी कि फॉस्फोप्रोटीन बोलिए, फॉस्फोलिपिड बोलिए, या मान लीजिए कार्बोलिपिड बोलिए, या प्रोटीन लिपिड बोलिए, या अमाइनो लिपिड बोलिए, तो ये अलग अलग प्रकार के जो भी चेंजेस करने हैं तो ये गोल्गी एपरेटस करता है। उसका मेजर काम रहता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, या कि अगर सेल के अंदर भी अगर यहाँ से वहां ट्रांसफर करना है, या एक सेल से दूसरे सेल में भी कुछ प्रोटीन या लिपिड अगर शिफ्ट करना है, तो वो उसका काम गोल्गी एपरेटस का है। उसके बाद लाइसोसोम्स है। तो लाइसोसोम्स क्या है, तो एक्चुअली ये डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं, और वो ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, और वेस्ट मटेरियल को भी डाइजेस्ट करते हैं। और जो भी सेल के अंदर अगर जो भी कुछ कचरा जमा है, या पॉइजनस चीजें है, या टॉक्सिक चीजें है, तो उनको भी डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम्स ही करते हैं। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पाए जाते हैं प्लांट सेल में और अल्गीज में। तो एक्चुअली उनके पास क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनाने में। तो खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट का मीन्स विदाउट क्लोरोफिल नो प्लांट कैन मेक अ फूड। उसके बाद यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके पास अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, और सब अलग अलग उनके जो भी और सेल ऑर्गेनेल्स है अलग अलग कंपार्टमेंट में होने के कारण स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। और स्पेसिफिक फंक्शन करने के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स जटिल जो भी फंक्शन है सेल्स के या बॉडी के, तो वो इजीली कैरी आउट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और कंट्रोल करता है मूवमेंट को इन एंड आउट। सेल के अंदर अगर कुछ छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, सेल के बाहर कुछ बाहर छोड़ना है नहीं छोड़ना है, तो ये सब सेल मेम्ब्रेन थ्रू ही मेंटेन हो जाएगा। और एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, और वो एक्चुअली क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन सेल को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और स्ट्रेंथ भी देता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करेगा सेल के अंदर आने के लिए, और कुछ मॉलिक्यूल को वो परमिशन नहीं देता है अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए। जो एक्चुअली सेमी परमिएबल है, कुछ चीजें अंदर आ सकती है और कुछ चीजें बाहर जा सकती है, या अदरवाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ चीजें अंदर बिल्कुल नहीं आ सकती और कुछ चीजें बिल्कुल बाहर नहीं जा सकती है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल बना देता है सेल को सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जैसा होता है। तो वे बहुत सारे प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन है ना, जो भी हमारा बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड का, तो उसमें क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं या उसको अटैच हो जाते हैं। उसके वजह से जो भी स्ट्रक्चर दिखता है वो कैसा दिखता है, तो एक मोज़ेक मॉडल के जैसे दिखता है। डिफ्यूजन एक क्या है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है कि जहां ऑटोमेटिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाएगा, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस यानी कि इसमें कोई भी एनर्जी बॉडी की यूज नहीं होगी या खर्च नहीं की जाएगी। तो जो भी गैस एक्सचेंज होते हैं, गैस एक्सचेंज एट सेल लेवल पे है, यानी ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी गैस एक्सचेंज है वो सेल लेवल पे पैसिव प्रोसेस से ही होता रहता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं की जाती है। इसमें मूवमेंट सब्सटेंस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किए जाते हैं या मूव किए जाते हैं। तो ये एक्चुअली डिफ्यूजन है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये क्या है, ये एग्जांपल है पैसिव ट्रांसपोर्ट के। इसमें एनर्जी खर्ची नहीं जाती है, बट लेकिन
यूज नहीं की जाती है, और क्या होता है कि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगर कोई चीज लोअर कॉन्सेंट्रेशन में है, अगर उसको भेजना है हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो हमें क्या होगा, बॉडी को या सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो शरीर में बहुत ऐसी चीजें हैं कि जहां हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो वहां हम एटीपी का यूज करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है वाटर का। जब भी वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और एक्चुअली क्या होता है कि उसके वजह से जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सेमी परमिएबल क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल होने के कारण उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पानी का मूवमेंट है सेल के अंदर या सेल के बाहर, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है कि जो सेल का जो प्रेशर है, जिसको सेल टर्गर बोलते हैं या सेल टर्जिडिटी बोलते हैं, जो भी इंटरनल जो एनवायरनमेंट है सेल का, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी ऑस्मोसिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपके सेल के पास सही से पानी नहीं है, या सेल के पास सही से ज्यादा पानी है या कम पानी है, अगर कम पानी है तो भी जो सेल है आपका श्रिंक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा है पानी तो वो एक्चुअली बल्ज होके वो फूट भी सकता है, इट मे गेट बस्ट। तो एक्चुअली सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन में क्या है कि पहला सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि देखिए, ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, इन दोनों के पास मान लीजिए सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो पानी जितना यहाँ से यहाँ जाएगा और वहां से उतने पानी यहाँ आएगा, तो इसको ही बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि नो नेट चेंज इन द सेल वॉल्यूम। तो सेल जो भी है उसके पास जितना भी पानी का या सॉल्यूट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा और फिक्स रहेगा। उसके बाद है हमारा कंसेप्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक सेल है, सेल के अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बाहर का जो भी सराउंडिंग फ्लूइड है, उस फ्लूइड में से पानी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो वाटर एंटर्स इनटू द सेल, और उसकी वजह से सेल क्या होता है तो फूक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किशमिश वगैरह कभी रात में भिगा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग अगर आप देखेंगे तो स्वेलअप हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, पानी अंदर आ जाता है। तो उस पानी अंदर आने के प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे कि एक्चुअली जो तो सॉल्यूशन था वो क्या था, हाइपोटोनिक। जो भी आपने मटेरियल रखा था वो मटेरियल कैसा था, हाइपोटोनिक था, उसकी वजह से उसके अंदर पानी आ गया और वो फूक गया या स्वेलअप हो गया। उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो भी आपका जो सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूट का, और बाहर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो बाहर अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सेल में से पानी बाहर जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, तो वाटर लीव्स द सेल। उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो सेल है वो श्रिंकिंग हो जाता है, एंड इट्स नॉट अ गुड साइन। अगर मान लीजिए अगर आपके पास मान लीजिए सॉल्ट के अगर कंटेंट अगर बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेल जो है, बॉडी का सेल जो है वो श्रिंकिंग करना चालू हो जाएगा, एंड दैट मे बी फैटल टू योर बॉडी। सेल वॉल की बात करें तो क्या है कि कौन सा भी सेल है, तो कौन सा भी अगर सेल की बात करें तो सेल क्या है, तो सेल एक्चुअली कवर्ड है सेल वॉल से। तो सेल वॉल किस में होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में अवेलेबल रहती है। तो सेल वॉल प्लांट में सेल्यूलोज से बनी रहती है, और उसका मेजर काम रहता है टू प्रोटेक्शन करना सेल का फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी इंटरनल चीजें है वो बाहर के जो भी एनवायरनमेंट है उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, उसके लिए सेल वॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सपोर्ट देने के लिए, शेप देने के लिए भी सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल का मेजर काम है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल, उसके बाद स्ट्रेंथ देता है सेल को और शेप भी देता है, प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल जो भी स्ट्रेस है या फिजिकल जो भी स्ट्रेस है उसको भी मेंटेन करता है सेल वॉल। मान लीजिए बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, प्लांट की अगर बात करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है या बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो उसके वजह से ये सब इस सब एक्टिविटी से अगर सेल को कोई बचा रहा है तो वो है सेल वॉल। और जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस है तो वो चेंजेस से भी सेल वॉल बचाता रहता है प्लांट सेल में, प्लांट के सेल को। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स ये छोटे छोटे पार्ट है। अगर मान लीजिए एक आपका बड़ा सेल है, उसमें मान लीजिए छोटे छोटे अलग अलग पार्ट है, इन छोटे छोटे पार्ट को ही क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल में सबसे मेजर जो आता है वो आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है कि पूरा सेल को कंट्रोल करता है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस क्या करता है, तो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है या कंटेन करता है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसमें भी सेल के अंदर है और एक सेल ऑर्गेनेल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको ईआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका मेजर काम होता है प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस करना, यानी उसको बनाना। प्रोटीन एंड लिपिड को बनाने का काम कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है।
गोल्जी ऑपरेटर्स एक्चुअली इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल ऐसा भी कहते हैं। तो उसका मेजर काम रहता है मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना, पैकेज करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो अलग अलग जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन और लिपिड को वो मॉडिफाई भी करता है, सॉर्टिंग भी करता है, उनका पैकेजिंग भी करता है, स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्ट यानी डिलीवरी भी करता है। तो उसमें कुछ भी एडिशन जो भी एज पर कस्टमर डिमांड, जिसको हम बोलते हैं एज पर कस्टमर डिमांड, तो एज पर कस्टमर डिमांड जो भी उसमें चेंजेस करने हैं प्रोटीन और लिपिड में, तो ये करने का काम गोल्जी apparatus करता रहता है। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स का मेजर काम रहता है कि अगर सेल के अंदर अगर कुछ भी टॉक्सिक अगर सब्सटेंस है तो उसको डाइजेस्ट करने का, और डाइजेस्ट करके उसको सेल के बाहर फेंकने का काम करने का काम लाइसोसोम्स का है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर काम है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने का थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल को भी एनर्जी देना। एंड अगर बाजू के अगर कोई सेल है कि जिसके पास एनर्जी कम है, तो उनके लिए भी इस एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का ही है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आपके शरीर में सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी। एंड उसके बाद है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस में मान लीजिए कोई मान लो अमीबा जैसा कोई तो स्ट्रक्चर है, तो बाहर कोई तो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस को आपको सेल के अंदर लेना है। तो सेल मेम्ब्रेन है फोल्ड इनवर्ड, तो सेल मेम्ब्रेन खुद को ऐसे फोल्ड कर लेती है कि जिससे क्या हो जाए कि ये जो बाहर का सब्सटेंस है, जो फूड मटेरियल है वगैरह है, वो आप सेल के अंदर डाल सकते हैं। तो उसको उसके बाद वो एक्चुअली वो जो भी सेल है वो उसको खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ड टू ब्रिंग सब्सटेंस इनटू सेल फॉर्मिंग अ वेसिकल। वो क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन फोल्ड करती है और खुद को एक वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। मान लीजिए आपकी कोई भी सेल है, अगर मान लीजिए ऐसे सर्कुलर शेप वगैरह बनाती है तो उसको बोलते हैं वेसिकल्स। तो जो भी आपके यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, तो जैसे अमीबा वगैरह है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये एंडोसाइटोसिस करते रहते हैं। अगर न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है और सारे जो सेल फंक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का ही होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है, तो उसके पास एक्चुअली मान लीजिए ये आपका सेल है, तो सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट रहेगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस रहेगा। तो एक्चुअली उस न्यूक्लियोलस भी रहेगा और उसमें राइबोज आपके डीएनए रहेंगे और प्रोटीन रहेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, पोरस मटेरियल है। तो यानी कि अगर सेल से कुछ मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीजें जानना है तो ये सेल मेम्ब्रेन मदद करेगा, या अदरवाइज न्यूक्लियस के अगर बाहर कुछ छोड़ना है मटेरियल तो भी उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स एक्चुअली एक जेनेटिक मटेरियल है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर आता है, और खास करके हमें एक्चुअली पढ़ाया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है ये क्रोमोसोम। बट एक्चुअली क्या होता है कि मेजॉरिटी टाइम्स अगर हम देखेंगे तो ये जो है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में एक धागे की तरह ऐसे पड़ा रहता है, धागे के जैसा पड़ा रहता है डीएनए मटेरियल सेल के अंदर। तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम आपको ये ऐसे ऐसे फॉर्म में तभी दिखेंगे जब सेल डिवीजन करना चाहता है। तो ये वेरी कंडेंस फॉर्म है, तो ये हाईली कंडेंस फॉर्म को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। अगर मान लीजिए ये जो फॉर्म है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्रोमेटिन ऐसे कहते हैं। तो ये लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब भी सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपको है ना क्रोमेटिन दिखता रहेगा, और बहुत कम समय के लिए आपको है ना कंडेंस स्ट्रक्चर दिखेगा सेल में डीएनए का। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? तो उसको ही हम कहते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या है? तो क्रोमोसोम जो है तो वो बने रहते हैं डीएनए से एंड प्रोटीन से, उसके एसोसिएटेड प्रोटीन से। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या एक सेल से दूसरे सेल में अगर आपको वही इंफॉर्मेशन पास करना है तो डीएनए उसके लिए मदद करता रहता है। क्रोमेटिन जो होते हैं वो एक्चुअली लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब भी सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तभी आपको क्या दिखेंगे? तो क्रोमेटिन दिखेंगे। तो ये एक्चुअली ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए ये आपके ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर है, इसको ही क्रोमेटिन ऐसे कहते हैं। तो ह्यूमन के पास एक्चुअली 46 टोटल क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक फ्लूइड है कि एक सेल के अंदर वो क्या करता है? मान लीजिए आपका ये सेल है पूरा, तो इसमें मान लीजिए ऐसा फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है, तो जिसमें क्या है कि पूरे ऑर्गेनेल उसमें फ्लोट करते रहते हैं, और वो क्या करता है? एक साइट प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन के लिए, और सेल ऑर्गेनेल को उसमें कैरी करने के लिए हाउसिंग भी प्रोवाइड करता है।
तो ये मेंटेन करता है सेल के स्ट्रक्चर को, साइटोप्लाज्म, और वो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विद इन अ सेल। यानी कि अगर एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल के, मान लीजिए यहाँ कोई ऑर्गेनेल है और मान लीजिए यहाँ कोई ऑर्गेनेल है, यहाँ कोई ऑर्गेनेल है या यहाँ कोई ऑर्गेनेल है, तो यहाँ से यहाँ अगर आपको शिफ्ट करना है मटेरियल को या किसी मॉलिक्यूल को, तो एक्चुअली वो साइटोप्लाज्म उसके लिए मदद करता रहता है और उसमें सेल, जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें ही फ्लोट करते रहते हैं। अगर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ये हमने मान लीजिए यहाँ जो छोटे छोटे यहाँ एक्चुअली डॉट से दिखा है, तो ये क्या है, यही हमारे ऑर्गेनेल्स है। तो छोटे छोटे जो पार्ट है सेल के अंदर, तो उसको ही सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे बोलते हैं। तो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं और वो ये स्पेसिफिक फंक्शन ही करते हैं या स्पेसिफिक काम ही करते हैं, और वो अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और सेल सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER ऐसे भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स है। तो ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, तो ये मदद करते हैं, ये बनाते हैं सिंथेसिस यानी प्रोडक्शन करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग प्रोटीन को एंड लिपिड को। तो प्रोटीन और लिपिड बनाने का मेजर काम किसका है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं या उसमें एम्बेडेड होते हैं। तो ये प्रोटीन बनाते रहते हैं और प्रोटीन को मॉडिफाई करते रहते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ के असेंबल करके वो क्या करते हैं, तो प्रोटीन बनाते रहते हैं। तो हम उसको यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री ऐसा बोला तो भी चलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये एक्चुअली ये सब काम करते हैं राइबोसोम्स। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें क्या होता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके पास राइबोसोम नहीं होते हैं। तो इनका काम होता है कि जो लिपिड है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, यानी कि लिपिड को बनाना भी और लिपिड को तोड़ना और अलग अलग फॉर्म में चेंज करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है। अगर सेल के अंदर कोई भी अगर मान लीजिए टॉक्सिक मटेरियल आया है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस आया है तो भी उसको किल करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। उसके बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कुछ कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं, पर्टिकुलर टाइप के कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं या तोड़ने हैं, तो उनका काम भी किसका है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ कैल्शियम जो आयन है, तो वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद क्या है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल ऐसे भी कहते हैं। तो गोल्जी एपरेटस का मेन काम रहता है कि पैकेज करना, डिलीवरी करना और मॉडिफाई करना अलग अलग प्रोटीन को और लिपिड को। तो यानी कि जो प्रोटीन और लिपिड बनाए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो अगर उनमें कुछ चेंजेस करना है या किसी अदर सेल में भेजना है और अदर ही मान लीजिए सेल के अंदर विद इन सेल ही एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल की तरफ भेजना है, तो उसका काम करेगा गोल्जी एपरेटस। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं और जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, तो उसको डाइजेस्ट करने का या ब्रेक डाउन करने का काम भी उनके पास रहता है। अगर कोई सेल के अंदर अगर खुद का सेल अगर सही से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या सेल ऑर्गेनेल काम नहीं कर रहा है सही से, तो उनको एक्चुअली डाइजेस्ट करने का या किल करने का काम भी लाइसोसोम्स ही करते हैं। तो एक्चुअली उनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल ऐसे भी कहते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और क्या है, इनका मेजर काम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करके देना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो उनके पास खुद का डीएनए है, उनके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खुद का होता है, उनके पास खुद के राइबोसोम भी होते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन वो क्या है खुद के अपने बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इसलिए उनको सेमी एटोनॉमस बॉडी ऐसे भी कहते हैं। यानी कि उनको ज्यादा जो है न्यूक्लियस के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ता है अपने खुद के फंक्शन के लिए। उसके बाद प्लास्टिड्स क्या है, तो प्लास्टिड जो है वो एक प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स है, वो आपको सिर्फ प्लांट और अलगी में ही मिलेंगे। तो प्लास्टिड क्या करते हैं, तो प्लास्टिड का मेजर काम रहता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ अ फूड। तो जो भी आपके प्लांट्स है या अलगी है वही खुद का खाना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड सिर्फ आपको प्लांट और अलगी में ही मिलेंगे। उसके बाद है प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड का वैरायटी होता है क्लोरोप्लास्ट। तो उस क्लोरोप्लास्ट का ही भी सब वैरायटी होता है क्लोरोफिल। तो उसमें क्लोरोफिल का मेजर काम क्या रहता है कि सनलाइट को ट्रैप करने का
एंड खाना बनाने का यानी फोटोसिंथेसिस करने का। ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है तो वो मेजरली काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और उसको मदद करने के लिए जो है तो क्लोरोफिल इज अ सब टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ओनली। उसके बाद होते हैं जो प्लास्टिड होते हैं, तो प्लास्टिड में से कुछ कुछ सेल होते हैं कि जिनके पास कुछ भी कलर नहीं होता है, तो उनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इनका काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का। जो आपके क्लोरोफिल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। और उसके बाद होते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का मेजर काम क्या है, ये एक्चुअली कलर पिगमेंट है, और वो आपके जो भी सेल है तो सेल को जो आपके फ्लावर है, फ्रूट है, लीव्स है, उनको क्या करेंगे तो अलग अलग कलर प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी आपको प्लांट में अलग अलग कलर दिखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अदर देन ग्रीन, क्योंकि अदर देन ग्रीन जो भी है तो आपको वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखेंगे, और जो भी आपको ग्रीन दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी स्पेशली क्लोरोफिल की वजह से आपको वो ग्रीन दिखेंगे लीव्स। वैक्यूल्स क्या है, तो वैक्यूल्स एक्चुअली लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है या सेल ऑर्गेनेल है, जो आपको कहाँ मिलेंगे, सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे। अगर आपको एनिमल सेल में भी दिखते हैं तो वो बहुत छोटे क्वांटिटी में रहेंगे या एब्सेंट ही रहेंगे। तो उनका मेजर काम रहता है वाटर स्टोरेज, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट स्टोरेज, वेस्ट मटेरियल स्टोरेज, एंड जो टर्गर प्रेशर है, जो भी सेल का जो प्रेशर है, तो सेल का प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, एंड देयर जॉब इज टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल होते नहीं है, अगर हो रहेंगे भी तो बहुत छोटे रहेंगे। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना रहता है, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट का ही सब टाइप जो है क्लोरोफिल, उसके हेल्प से ही सनलाइट एनर्जी ट्रैप की जाती है और फोटोसिंथेसिस किया जाता है। प्लांट सेल जो है तो उनके पास लार्ज वैक्यूल होता है स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए, वो टर्जिडिटी भी मेंटेन करता है सेल का। और न्यूक्लियस अगर जो भी प्लांट सेल में पाए जाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए आपका ये बड़ा सेल है, उसमें ये बड़ा वैक्यूल है, तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का ही कॉर्नर पे यानी पेरीफेरी पे आ जाता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। अगर हम एनिमल सेल की कंपैरिजन करें प्लांट सेल के साथ, तो एनिमल सेल में एक्चुअली सेल वॉल नहीं होती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते हैं। तो इसके लिए जो एनिमल है वो खुद का खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो इसलिए हेटेरोट्रॉपिक है। अगर उनके पास अगर मान लीजिए एनिमल सेल में अगर वैक्यूल है तो वो छोटा रहेगा, अगर नहीं तो वो नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा। और जो न्यूक्लियस होता है, अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में एक्चुअली जो न्यूक्लियस है वो अराउंड सेंट्रल में लोकेट करेगा।